हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू CIAS। दोस्तों, आज हम देखेंगे यूएस वेनेजुएला क्राइसिस के बारे में। इसके बाद ये वीडियो के बाद आपको सभी चीजें यूएस एंड वेनेजुएला के बारे में पूरी पता रहेगी। और जो बहुत सारा डिस्कशन शुरू है सोशल मीडिया, यूट्यूब, उसके बाद न्यूज़पेपर, उसमें काफी सारे कॉम्प्लिकेशंस भी लगते हैं कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, यूएस का क्या अप्रोच है, एक ही रीजन था क्या। तो ये सभी जो क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये जो ऑपरेशन है जो यूएस ने वेनेजुएला के ऊपर लॉन्च किया है, इस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व। दोस्तों, यूएस ने 3 से 4 दिन पहले जो वेनेजुएला है, इसके जो प्रेसिडेंट है मडूरो, ये मडूरो को अरेस्ट करने के लिए 140 फाइटर प्लेन्स लेके वो वहां गए थे। वहां उन्होंने मेडूरो, दैट इज वेनेजुएलन लीडर, एंड उनके वाइफ, इनको अरेस्ट करके यूएस में लेके आए हैं। ये सेम, हम बोलते हैं हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। तो ऐसे ही सेम चीज यूएस ने इराक के टाइम की थी। एंड इराक के जो डिक्टेटर थे सद्दाम हुसैन, उनको भी यूएस ने ऐसे ही अरेस्ट करके अपने खुद के कोर्ट में लेके आके उनको फांसी की सजा सुनाई थी। तो हिस्ट्री फिर से ऐसे ही रिपीट हो रही है क्या, देखते हैं इन डिटेल। ये जो वेनेजुएलन प्रेसिडेंट है, उनको अंडर ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व, इसके अंडर उनको अरेस्ट किया गया है। और इसमें डोनाल्ड ट्रंप ने और एक चीज बोली है कि वेनेजुएला जो है, इसके ऊपर हमने अटैक इस वजह से किया, या इट इज फॉर द लॉ एनफोर्समेंट। इसमें दोस्तों आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो मडूरो है उनको ब्लेम किया है दैट वेनेजुएला के साइड से ड्रग ट्रैफिकिंग हो रही है, एंड ड्रग ट्रैफिकिंग से हमारा जो यूएस है, यूएस को निगेटिव इंपैक्ट हो रहा है। ये तो रीजन दे दिया है, लेकिन सिर्फ इतना ही रीजन है क्या दोस्तों? तो नहीं, इसमें यूएस के भी कुछ फायदे हैं। एंड डोनाल्ड ट्रंप, आप देखिए, ही इज अ बिजनेसमैन। वो सिर्फ ड्रग ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए ये काम नहीं करेंगे, इसके पीछे बहुत बड़ा मकसद है। बहुत बड़ा मकसद कौन सा है? तो इसके लिए आपको पहले ही वेनेजुएला के बारे में आपको पता होना चाहिए। दोस्तों, वेनेजुएला जो है, ये दुनिया का सबसे बड़ा क्रूड ऑयल प्रोड्यूसर है। अगर मैं आपको कुछ डेटा बताऊं, तो डेटा के हिसाब से वेनेजुएला प्रोड्यूस 303 बिलियन बैरल्स ऑफ द क्रूड ऑयल। उसके ही कंपैरिजन में अगर आप यूएस को देखते हो, तो यूएस ओनली प्रोड्यूस नियरली 50 बिलियन ऑफ द क्रूड ऑयल। इतना ज्यादा डिफरेंस है। और दूसरी चीज आपको यह पता होनी चाहिए कि वेनेजुएला, अगर आप देखते हो, तो जो हम पूरे दुनिया का 18% जो क्रूड ऑयल है, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय वेनेजुएला ओनली। लेकिन वेनेजुएला उसका सिर्फ 0.3% तक एक्सपोर्ट कर रहा है। क्यों? देयर आर मल्टीपल रीजन, स्टेप बाय स्टेप ये वीडियो में हम देखेंगे। तो हुआ ऐसे दोस्तों, ये इशू को हमें स्टोरी टाइप में देखना है। हुआ ऐसे दोस्तों कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो प्रेसिडेंट है, एंड एज अ बिजनेसमैन उनको अपने यूएस को फिर से ग्रेट बनाना है, इकोनॉमिकली ऑल्सो, एंड डोमिनेंस भी रखना है उसका। इस वजह से उन्होंने क्या किया, जो एक वीक पावर नेशन है, दैट इज वेनेजुएला इन साउथ अमेरिका। वेनेजुएला का अगर आप मैप देखते हो तो आपको दिखेगा कि इट कम्स अंडर साउथ अमेरिका, ठीक है। एंड वेनेजुएला की जो राजधानी है, इट इज काराकास। तो यहां एक्चुअली यूएस ने अटैक किया है, और यहां जाके वहां के जो प्रेसिडेंट है उनको अरेस्ट किया है। क्लियर है? यहां तक ठीक है। दूसरा, यूएस ने रीजन क्या बताया है? यूएस ने रीजन बोला है कि वी हैव डन इट फॉर द लॉ एनफोर्समेंट। ये जो वेनेजुएला के प्रेसिडेंट है ना, ये और कुछ ऑफिशियल्स ड्रग ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व है, एंड ये ड्रग ट्रैफिकिंग की वजह से जो हमारे यूएस के जो यूथ है, इनको इंपैक्ट हो रहा है। इस वजह से हमने अटैक किया। ठीक है, समझिए इस बात को। तीसरा है, प्रॉब्लम कौन सा है? तो यूएस इज अ पावर, यूएस इज अ सुपर पावर, एंड एज अ सुपर पावर यूएस ने कुछ इथिकल स्टेप्स लेने चाहिए थे। लेकिन ये जो लॉ एनफोर्समेंट के नाम पे वेनेजुएला के ऊपर अटैक करके वहां के प्रेसिडेंट को जो अरेस्ट किया है, ये गलत है। गलत इस वजह से बिकॉज यूएस ने जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की अथॉरिटी है, उसको बिना पूछे ये एक्शन लिया है। ठीक है। तीसरी चीज आपको पता होनी चाहिए, इससे प्रॉब्लम क्या होगा। दोस्तों देखिए, जो वेनेजुएला है, इट इज इन ग्लोबल साउथ, दैट इज जो इक्वेटर के नीचे वाला हिस्सा। ठीक है। दुनिया को प्रेजेंट में अगर आप देखते हो तो इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स।
ग्लोबल नॉर्थ एंड ग्लोबल साउथ, जिसमें ग्लोबल नॉर्थ जो है वो डेवलप नेशंस है, ग्लोबल साउथ जो नेशंस है वो लीस्ट डेवलप या डेवलपिंग स्टेट में है। इंडिया किस में आता है? हमारा जो भारत देश है वो भी ग्लोबल साउथ में आता है, एंड इंडिया इज कंसिडर्ड एज अ लीडर ऑफ ग्लोबल साउथ। सो यूएस ने जो ग्लोबल नॉर्थ का पार्ट है, यूएस ने जो वेनेजुएला के ऊपर अटैक किया है, इस वजह से ग्लोबल साउथ के जो नेशंस है वो टेंशन में आ गए हैं। क्यों? बिकॉज दे आर इन डेवलपिंग स्टेट। सो जस्ट बिकॉज यूएस हैज द पावर, यूएस ने वेनेजुएला के ऊपर अटैक करके वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को अरेस्ट किया है। एज अ रिजल्ट सभी जो ग्लोबल साउथ नेशंस है उनको टेंशन आ चुका है। फिर भी आप और एक चीज देखिए, कोई भी नेशन ने यूएस के अगेंस्ट कुछ बात नहीं बोली है। कुछ ऐसे नेशंस है जो ब्राजील वगैरह आप बोल सकते हो, ठीक है, उन्होंने यूएस को कंडेम किया है, उनको क्रिटिसाइज किया है, बट व्हाट अबाउट इंडिया? इंडिया ने अब तक कुछ भी नहीं बोला है दोस्तों। सो अब हम देखेंगे कि यूएस ने वेनेजुएला के ऊपर अटैक क्यों किया? जस्ट बिकॉज ऑफ द ड्रग ट्रैफिकिंग? सो नो। वेनेजुएला के बारे में जैसे मैंने इसके पहले भी बोला था, वेनेजुएला के बारे में वहां ऑयल क्रूड ऑयल जो है ये बहुत बढ़िया है। दूसरा, वेनेजुएला में मिनरल्स भी बहुत बढ़िया है। तो वेनेजुएला इज रिच विथ क्रूड ऑयल एंड मिनरल्स बोथ। ये सब होने के बावजूद वेनेजुएला की इकोनॉमिक कंडीशन बहुत वीक है। वेनेजुएला में अगर आप देखते हो दोस्तों, तो पिछले डिकेड में, पिछले 10 साल में वेनेजुएला एक्सपीरियंस नियरली 180% ऑफ द इन्फ्लेशन। मींस वेनेजुएला की कंडीशन बहुत खराब है, वेनेजुएला की इकोनॉमिक कंडीशन बहुत खराब है। सो इकोनॉमिक क्राइसिस है वेनेजुएला में। दूसरा, वेनेजुएला ऑल्सो फेस द पॉलिटिकल क्राइसिस। ये जो प्रेसिडेंट मेडुरो है, इनके ऊपर ऐसे ब्लेम है कि इन्होंने जो नोबेल पीस प्राइज विनर है वेनेजुएला की, उनको अरेस्ट करवाया। जो अपोनेंट पार्टी थी, जो जीत चुकी थी, उनको थ्रोन में आने से रोका, एंड खुद को ही सेल्फ डिक्लेयर कर दिया दैट आई एम द प्रेसिडेंट ऑफ वेनेजुएला, आई एम द लीडर ऑफ वेनेजुएला। सो ये भी चीजों की वजह से वेनेजुएला इज ऑल्सो एक्सपीरियंसिंग द पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी क्राइसिस, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी क्राइसिस, सोशल क्राइसिस इज ऑल्सो देयर। क्यों? क्योंकि वेनेजुएला में नियरली 9 मिलियन दैट इज 90 लाख लोग माइग्रेट हुए हैं। माइग्रेट क्यों हुए? बिकॉज ऑफ द पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी। सो वेनेजुएला वाज already undergoing the social, economic and political instability and crisis। इस वजह से वहां की जो पॉपुलेशन है वो खुद गवर्नमेंट के साथ नहीं है। दूसरी चीज आप ये देखिए, ये तो मैंने एक वेनेजुएलन क्राइसिस बता दिया। दूसरी एक चीज आप देखिए, वेनेजुएला इज अ रिसोर्सफुल नेशन। रिसोर्सफुल नेशन होने के बावजूद उसके पास पावर तो है नहीं, पैसा बहुत है, लेकिन मतलब जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है वो बहुत है, लेकिन खाने के लिए कुछ नहीं है। सो उस टाइम क्या होता है, वेनेजुएला के पास दुनिया का 18% ऑयल रिजर्व है, लेकिन वो उसको प्रॉपर तरीके से यूज नहीं कर पा रहा है बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ टेक्नोलॉजी। एंड उसके ही उल्टा अगर आप देखते हो यूएस को, अगर आप देखते हो तो यूएस के पास बड़ी बड़ी रिफाइनरीज है, यूएस के पास बड़ी बड़ी कंपनीज है। ये जो कंपनीज है ये वेनेजुएला का जो स्टिकी क्रूड ऑयल है उसको रिफाइन करके, प्रॉपर तरीके से रिफाइन करके उसको एक्सपोर्ट कर सकती है, जो पावर वेनेजुएला में नहीं है। एज अ रिजल्ट बिजनेसमैन माइंड डोनाल्ड ट्रंप का ये बोलता है कि वेनेजुएला के ऊपर अगर हम हमारा कैप्चर करते हैं वेनेजुएला को, सो वेनेजुएला के जितने भी ऑयल रिजर्व्स है वो यूएस के अंडर आ जाएंगे, एंड यूएस कंपनीज वो ऑयल रिजर्व्स को अच्छी तरीके से एक्सप्लॉइट करके वहां से पैसा कमा सकती है। कल का ही स्टेटमेंट है, कल की डेट थी 9 जनवरी। यहां यूएस ने डायरेक्टली बोला है, डोनाल्ड ट्रंप का स्टेटमेंट है दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स वी विल एक्सप्लॉइट 30 to 50 मिलियन बैरल्स ऑफ वेनेजुएलन ऑयल, वेनेजुएलन क्रूड ऑयल एनुअली। हम 30 to 50 मिलियन बैरल्स वेनेजुएलन ऑयल हर साल एक्सप्लॉइट करेंगे दोस्तों। और एक चीज बता दूं, 1 बैरल मतलब कितने लीटर? 1 बैरल इज इक्वल्स टू 159 लीटर्स। तो आप कैलकुलेट करके देखिए, 30 to 50 मिलियन बैरल्स हर साल यूएस एक्सप्लॉइट करेगा। तो आप इससे देख सकते हो कि यूएस की जो स्ट्रेंथ है, इकोनॉमिक स्ट्रेंथ, क्योंकि वो ऑयल
रिफाइन करके वो ऑयल बाकी जगह यूएस एक्सपोर्ट कर पाएगा। इससे यूएस की इकोनॉमी और ज्यादा बढ़ेगी, यूएस की ग्लोबल पावर और ज्यादा बढ़ेगी, बिकॉज वी आर ऑल डिपेंडेंट ऑन द क्रूड ऑयल। यस और नो? ये पहली चीज हो गई। दूसरा, यूएस ने ये बोला है कि ये जो 30 to 50 मिलियन ऑयल 30 to 50 मिलियन बैरल ऑयल जो हम वेनेजुएला से एक्सप्लॉइट करेंगे वो फ्री में नहीं करेंगे। यूएस इज ट्राइंग टू शो कि हम वेनेजुएला को एक्सप्लॉइट नहीं कर रहे, हम क्या कर रहे हैं, वो ऑयल खरीद के वो जो पैसा है वो हम वेनेजुएला को दे देंगे, जो प्राइस है वो हम डिसाइड करेंगे, वेनेजुएला की जो ऑयल प्राइस है वो हम डिसाइड करेंगे यूएस। दूसरा, वो जो पैसा आएगा तो डोनाल्ड ट्रम्प ने खुद ही डिसाइड कर दिया दैट इन दैट मनी वेनेजुएला नीड टू परचेस यूएस बेस्ड प्रोडक्ट्स। मतलब वेनेजुएला को अगर कुछ खरीदना है तो वेनेजुएला सिर्फ यूएस बेस्ड प्रोडक्ट खरीदेगा। आप थोड़ा सा गेस कर सकते हो, हमारे इंडिया में अगर आप देखते हो प्रेजेंट में ऑयल प्राइस है 104 रुपए, है ना, 104 रुपीज पर लीटर। वेनेजुएला को थोड़ा सा गेस करके देखिए, बताइए। वेनेजुएला का ऑयल प्राइस है 3.41 रुपीज पर लीटर। इंडिया का ऑयल प्राइस कितना है? 104 रुपए लीटर। वेनेजुएला का ऑयल प्राइस कितना है? 3.41 रुपीज पर लीटर। मतलब आप देखिए, यूएस जब इसको एक्सप्लॉइट करेगा और फिर एक्सपोर्ट करेगा तो यूएस की इकोनॉमी कितनी ज्यादा गुना बूम होगी, बिकॉज ऑफ द एक्सपोर्ट ऑफ द ऑयल। समझ में आ रहा है? एंड दिस इज द मेन इंटेंशन ऑफ डोनाल्ड ट्रम्प। ठीक है, वेनेजुएला के बारे में हमने काफी सारे अच्छा डिटेल डिस्कस कर लिया है। 18% ऑफ द क्रूड ऑयल वेनेजुएला के पास है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। ये होने के बावजूद ओनली 0.3% वो एक्सपोर्ट करता है, बाकी सब अपने पास रखा है। क्यों? बिकॉज वेनेजुएला के पास खुद की टेक्नोलॉजी नहीं है। फिर ये इतना सब जो रिसोर्सेस है वो यूज कैसे करेंगे? तो ये यूज करने के लिए यूएस ने अपना दिमाग लगाया। यूएस ने वेनेजुएला के जो प्रेसिडेंट है उनको ब्लेम किया दैट यू, बिकॉज ऑफ यू ये ड्रग ट्रैफिकिंग हो रहा है, और उसको वो रीजन दिखा के यूएस ने क्या किया, लॉ एनफोर्समेंट का रिजल्ट दिखा के वहां के प्रेसिडेंट को अरेस्ट कर लिया। एंड नाउ दे आर प्लानिंग टू कैप्चर द वेनेजुएलन ऑयल रिजर्व्स, जिससे वो एक्सप्लॉइट कर सके। पूरा गेम समझ में आ गया दोस्तों? आगे देखते हैं। सो व्हाट आर द पोटेंशियल फैक्टर? पहला, यूएस डोमिनेंस इन द वेस्टर्न हेमिस्फीयर। आपको भी पता है जो वेस्टर्न कंट्रीज है सबसे पावरफुल कौन सा है? यूएस। दूसरा, वेनेजुएला क्लोज टाइज विद रशिया, चाइना एंड ईरान। देखिए दोस्तों, वेनेजुएला को जब लोन की जरूरत थी तो उसको पैसा किसने दिया है? चाइना। चाइना हैज लोन ओवर $60 बिलियन टू वेनेजुएला सिंस 2007। चाइना की एक पॉलिसी है दोस्तों, डेब्ट ट्रैप पॉलिसी। ये सेम पॉलिसी चाइना ने पाकिस्तान के ऊपर लगाई है, श्रीलंका के ऊपर लगाई है, इवन बांग्लादेश के ऊपर भी लगाने की कोशिश कर रहा था। ये डेब्ट ट्रैप पॉलिसी के अंदर क्या हो रहा है, चाइना ये जो दूसरा नेशन है, गरीब नेशन या बोरोवर जो है, उसको बहुत ज्यादा पैसा दे देता है, लोन दे देता है, और उसके बाद वो जो लोन है वो ये जो नेशंस है, वीक नेशंस, वो पे नहीं कर पाते। एज अ रिजल्ट फिर चाइना क्या करता है, चाइना अपना डोमिनेंस वहां दिखाता है। एग्जाम्पल बताओ तो श्रीलंका का जो हम्बनटोटा पोर्ट है वो भी चाइना ने वैसे ही कैप्चर किया है। पाकिस्तान के जो भी हाईवेज है, ठीक है, वन रोड पॉलिसी के अंदर चाइना उस वहां भी अपना डोमिनेंस दिखा रहा है, क्योंकि चाइना और पाकिस्तान एंड श्रीलंका में चाइना ने बहुत ज्यादा पैसा इन्फ्यूज किया है दोस्तों। एंड नाउ पाकिस्तान एंड श्रीलंका, ये दोनों नेशन जो है, दे आर नॉट एबल टू पे इट बैक। सो चाइना क्या दिखाएगा? डेब्ट ट्रैप पॉलिसी, डेब्ट देके अभी उसके ऊपर डोमिनेंस दिखाएगा। वही सेम प्लान चाइना वेनेजुएला में भी कर सकता है। क्यों? क्योंकि चाइना ने ऑलरेडी $66 बिलियन का जो पैसा है वो वेनेजुएला को दिया है। वेनेजुएला इज नॉट एबल टू पे दिस लोन, क्योंकि मैंने जैसे बताया, वेनेजुएला इज ऑलरेडी फेसिंग द पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, दैट इज पॉलिटिकल क्राइसिस, इकोनॉमिक क्राइसिस एंड सोशल क्राइसिस बिकॉज ऑफ द माइग्रेशन। समझ में आ रहा है? सो यूएस को चाइनीज डोमिनेंस का डर है। अगर वेनेजुएला इज अ साउथ अमेरिकन नेशन, तो साउथ अमेरिका में अगर चाइना का डोमिनेंस या प्रेजेंस आ गया तो इट इज डिफिकल्ट फॉर यूएस एंड इट विल क्रिएट द प्रेशर ऑन यूएस। एज अ रिजल्ट यूएस को ये भी चीज देखनी थी। तीसरा,
रिसोर्स सिक्योरिटी एंड ऑयल स्ट्रेटेजी, जैसे हमने ऑलरेडी इन डिटेल डिस्कस किया कि वेनेजुएला इज अ वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रूवन ऑयल रिसोर्सेस। ये आप देख सकते हो, ये मैंने ऑलरेडी आपको डेटा बताया है दोस्तों। वेनेजुएला के पास कितना है, नियरली 303 बिलियन बैरल्स ऑयल है, और यूएस के पास कितना है, 47 ओनली। ठीक है, इस वजह से अगर यूएस इसको कैप्चर कर लेता है तो यूएस का होल्ड आ जाएगा ओवर द रिसोर्सेस एंड ऑयल रिजर्व्स। क्लियर, ये सभी नेशंस के ऊपर यूएस आ जाएगा दोस्तों, और उसके बाद फिर यूएस को कोई नहीं रोक सकता। ऑल्सो यूएस इज द एट प्रेजेंट ऑल्सो यूएस इज द सुपर पावर, लेकिन ये ऑयल रिजर्व्स उसके पास आने के बाद आप सोच सकते हो उसके पास कितना ज्यादा अमाउंट आ जाएगा। मैंने आपको बताया है कि वेनेजुएला में ओनली 3.4 रुपीज पर लीटर के हिसाब से, अगर हम कन्वर्ट करते हैं हमारे रुपीज में, तो 3.4 रुपीज पर लीटर के हिसाब से ऑयल बेचा जा रहा है। हमारे इंडिया में जो 104 रुपए है, तो इतना सस्ता ऑयल अगर वहां मिल रहा है, और वो सब अगर यूएस एक्सप्लॉइट करके, अगर रिफाइन करके अगर एक्सपोर्ट करेगा, तो आप सोच सकते हो कि यूएस की इकोनॉमी कितनी ज्यादा गुना बढ़ेगी। इकोनॉमी अगर बढ़ गई, इकोनॉमी जहां भी बढ़ती है तो उसका डिफेंस बहुत ज्यादा पावरफुल एंड स्ट्रांग हो जाता है, एंड फिर से यूएस अपना जो यूनिपोलर वर्ल्ड बनाने का प्लान है वो आगे बना पाएगा। रशिया एंड चाइना का डोमिनेंस कम करने की कोशिश करेगा। समझ में आ रहा है दोस्तों। तीसरा, यूएस ने तीसरा ब्लेम क्या दिया, नार्को टेररिज्म। जैसे एक चीज आपको यहां याद रखनी है, कार्टेल ऑफ द सन्स, ये एक वर्ड है, ये एक फ्रेज है, कार्टेल्स ऑफ द सन। व्हाट इज कार्टेल्स ऑफ द सन? एक्चुअली कार्टेल्स ऑफ द सन क्या है, इट इज अ ड्रग ट्रैफिकिंग नेटवर्क इन वेनेजुएला, जहां बड़े बड़े ऑफिशियल्स, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस इन्वॉल्व है। एंड यूएस के डोनाल्ड ट्रम्प ने यही ब्लेम किया है कि दिस प्रेसिडेंट मडुरो, ही इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन द कार्टेल ऑफ द सन, ही इज द पार्ट ऑफ कार्टेल ऑफ द सन। एंड ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये जो नेटवर्क है, इट इज सप्लाइंग ड्रग्स टू यूएस। एज अ रिजल्ट यूएस के जो यंगस्टर्स है, दे आर फेसिंग द प्रॉब्लम एंड दे आर गेटिंग द ड्रग एडिक्ट्स। These are the three important reasons जिससे यूएस प्रूव करना चाहता है कि बिकॉज ऑफ दिस रीजंस वी अटैक्ड ऑन वेनेजुएला। यहां तक समझ में आया? आई होप सभी जितने भी इंटरेस्टेड लोग हैं, स्टूडेंट्स रहे, एस्पिरेंट्स रहे, या इन जनरल पब्लिक रहे, जो अवेयर रहना चाहती है, वो सभी को ये टॉपिक बहुत आसानी से समझा होगा, ये मैं बता सकता हूं। उसके बाद यूएस ने कौन सा जस्टिफिकेशन दिया? पहला जस्टिफिकेशन जैसे यूएस ने कौन सा दिया, काउंटर नार्कोटिज्म एंड नेशनल सिक्योरिटी। बिकॉज ऑफ दिस वेनेजुएला, हमारे जो यंगस्टर्स है, दे आर फेसिंग द ड्रग एडिक्शन, सो हम ये नार्को टेररिज्म को ही खत्म कर देंगे। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ यूएस। सेकंड, नेशनल सिक्योरिटी। नेशनल सिक्योरिटी क्यों? क्योंकि यूएस ने वही बोल दिया कि इट कैन इंपैक्ट द नेशनल सिक्योरिटी ऑल्सो। दूसरा, फ्लो ऑफ द ड्रग एज अ साइलेंट इन्वेजन एंड आर्म अटैक। बढ़िया। एंड वही ये जो टर्म है आर्म अटैक, ये बता के यूएस ने सेल्फ डिफेंस में यूएन चार्टर को मना करके खुद वेनेजुएला के ऊपर अटैक किया है। ठीक है। दूसरा, रिमूवल ऑफ द डिक्टेटर। जैसे हमने डिस्कस किया था दोस्तों, जो वेनेजुएलन प्रेसिडेंट है मेडुरो, उन्होंने इसके पहले भी 2013 से उन्होंने खुद अपने हाथ में पूरी पावर ली है, सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन लिया है। एज अ रिजल्ट वेनेजुएला के जो नोबेल पीस प्राइज लॉरेट है और जो अपोजिशन पार्टी के जो लोग हैं, जो प्रो डेमोक्रेटिक लाने की कोशिश करते हैं, उन सभी को मडुरो ने साइड में करके हटा के फोर्सफुली डिक्टेटरशिप यहां एस्टेब्लिश की है। एज अ रिजल्ट यूएस का कहना है कि वेनेजुएला जो है वहां के डिक्टेटर को हमने हटाया है। सेम चीज सद्दाम हुसैन के साथ भी उन्होंने वही बोली थी। ठीक है। इवन उनका यह भी कहना है कि 2024 का जो इलेक्शन है वो भी डिस्प्यूटेड इलेक्शन था। तो हमने जो मेडुरो को अरेस्ट किया है वो हमने कोई गलत पर्सन को अरेस्ट किया, ऐसा नहीं है। इट डिजर्व दैट, ये यूएस का कहना है। नेक्स्ट, एनर्जी सिक्योरिटी एंड ग्लोबल ऑयल प्राइस। जैसे हमने डिस्कस किया ऑलरेडी, वेनेजुएला's crumbling infrastructure. वेनेजुएला हैज द ऑयल रिजर्व्स, बट वेनेजुएला के पास टेक्नोलॉजी नहीं है, और ऑयल रिजर्व को वैसे ही रखने से अच्छा यूएस ने बोल दिया
we have the potential, we have the infrastructure, we have the power. So what we can do, we will use our power, technology and infrastructure, and we will rebuild the Venezuelan economy and infrastructure, जिससे हम वेनेजुएला को ही सपोर्ट करेंगे। हमें पूरे वेनेजुएला के ऊपर अटैक करके उसको कैप्चर नहीं करना है। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ द यूएस। क्लियर है? तीसरा, एंडिंग द रीजनल इंस्टेबिलिटी। द क्राइसिस इन वेनेजुएला हैज लेड टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ नियरली 8 बिलियन रिफ्यूजीज। जैसे मैंने आपको बताया था, वेनेजुएला वाज ऑलरेडी गोइंग थ्रू इकोनॉमिक क्राइसिस, पॉलिटिकल क्राइसिस एंड सोशल क्राइसिस। वेनेजुएला के नियरली 8 मिलियन लोग, 80 लाख लोग जो है वो ऑलरेडी डिस्प्लेस हो चुके हैं बिकॉज ऑफ द फाइनेंशियल कंडीशन एंड इंस्टेबिलिटी इन वेनेजुएला। एंड दिस इज द रीजन यूएस ने ये अपने साइड से आंसर दिया है। क्योंकि आप यहां देखिए कि अगर ये सब लोग शिफ्ट हो रहे हैं, माइग्रेट हो रहे हैं, तो कहां शिफ्ट होंगे? साउथ अमेरिका से नॉर्थ अमेरिका शिफ्ट होंगे, एंड इट कैन क्रिएट द प्रॉब्लम इन यूएस। एज अ रिजल्ट यूएस ने ये रीजन बताया है। उसके बाद पॉइंट्स अगेंस्ट यूएस एक्शन, कौन सा? सबसे पहले तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी एजेंसी या यूएनएससी के, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, इसको बिना पूछे, उनके परमिशन के बिना यूएस ने डायरेक्ट अटैक कर दिया। यस, इस वजह से उन्होंने वही बोला है दैट इट वायलेटेड द इंटरनेशनल लॉ, जिसमें बोला गया है टू यूज ऑफ फोर्स अगेंस्ट द टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ द सॉवरेन स्टेट। दूसरी चीज आप देखिए दोस्तों, इट सेट्स द डेंजरस प्रेसिडेंस आर्ग्यूमेंट। इट सेट्स द डेंजरस प्रेसिडेंट, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे यूएस ने कर दिया, एक वेनेजुएलन प्रेसिडेंट को ब्लेम करके, उसको अटैक करके वेनेजुएला ऑयल रिजर्व्स अपने अंडर ले लिए। यही सेम चीज आगे जाके रशिया कर सकता है। ऑलरेडी रशिया यूक्रेन के साथ है ही, रशिया यूक्रेन क्राइसिस हो रहे हैं, तो रशिया कैन ऑल्सो से द सेम थिंग। साइलेंट अटैक करके रशिया यूक्रेन को कैप्चर कर सकता है। सेम चीज चाइना ताइवान को कैप्चर कर सकता है। समझ में आ रहा है? सेम चीज चाइना फिलीपींस का जो टेरिटरी है उसको कैप्चर कर सकता है। सो इट इज सेटिंग द डेंजरस प्रेसिडेंस कि जो बहुत पावरफुल है, जो सुपर पावर्स है, दे कैन डू एनीथिंग एंड दे कैन कैप्चर एनी रीजन विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ यूएन। तो ये गलत चीज हो रही है। थर्ड, इकोनॉमिक इंपेरियलिज्म। जैसे मैंने बताया, डोनाल्ड ट्रंप इज द बिजनेसमैन, उन्होंने अपना दिमाग लगाया दैट वेनेजुएला के पास तो टेक्नोलॉजी नहीं है। सो व्हाट वी कैन डू, वी कैन यूज अवर टेक्नोलॉजी, वी कैन यूज अवर पावर टू एक्सप्लॉइट द रिजर्व्स ऑफ द वेनेजुएला। सो यूएस का ये कहना है कि हमारी जो ऑयल कंपनीज है, अवर ऑयल कंपनीज विल एक्सप्लॉइट द ऑयल रिजर्व्स ऑफ द वेनेजुएला। सो उससे क्या हो रहा है? इकोनॉमिक इंपेरियलिज्म हो रहा है, अपनी पावर दिखा रहे हैं। ठीक है, तो जैसे हमने डिस्कस किया था, इट इज सेम एज कोलोनियलिज्म। नेक्स्ट, पोटेंशियल फॉर द लॉन्ग टर्म चाओस। जैसे इसके पहले भी मैंने बताया था कि यूएस ने सेम चीज इराक के साथ भी हुई थी, सद्दाम हुसैन के साथ, उसके बाद वेनेजुएला में भी हुआ है, लीबिया में भी हुआ है, और रिसेंट जो टॉपिक आप देख रहे होंगे, यूएस ने ग्रीनलैंड के ऊपर भी अपना होल्ड लाने की कोशिश मतलब ये डायरेक्टली अपना प्लान वर्ल्ड के सामने बता दिया है। यूएस वांट्स टू परचेज ग्रीनलैंड, ये दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ डोनाल्ड ट्रंप। सो इससे आपको एक समझ में आ रहा है कि इट कैन क्रिएट द लॉन्ग टर्म चाओस। अगर यहां नहीं बात की गई तो ये जो सुपर पावर्स है, दे कैन एक्सप्लॉइट द अदर नेशंस आल्सो। ठीक है, सो दीज आर द पॉइंट्स। एंड लास्ट में ह्यूमैनिटेरियन बैकलैश। जैसे आप देख सकते हो, मिलिट्री एक्शन, देखिए वॉर किसी के लिए भी अच्छा नहीं है, इट कैन ओनली क्रिएट द न्यूसेंस। सो अगर ये मिलिट्री एक्शंस होंगे, अगर फिर रिपरकेशंस होंगे, तो इससे प्रॉब्लम क्या होगा? इट विल क्रिएट द सफरिंग्स ऑफ द सिविल पॉपुलेशन। तो ये प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। यहां तक हमने देख लिया, आई होप आपको पूरा समझ में आया होगा, एकदम सिंपल लेमन लैंग्वेज में हमने समझाया। अभी तीसरा पॉइंट देखते हैं, व्हाट इज द इंपैक्ट ऑन इंडिया। दोस्तों, अगर आप डेटा देखते हो तो 2006 से धीरे धीरे करके हमने वेनेजुएलन, पहले 2004-5 में वी वर डिपेंडेंट ऑन द वेनेजुएलन ऑयल। उस टाइम हम नियरली 10 से 12% तक इंपोर्ट करते थे, लेकिन धीरे धीरे फिर हमने क्या किया, वेनेजुएला के ऊपर का हमारा जो डिपेंडेंस है वो कम हमने किया है। एज अ रिजल्ट, एट प्रेजेंट हम सिर्फ 0.3% ऑफ द टोटल इंपोर्ट
ऑयल इंपोर्ट जो कर रहे हैं उसका सिर्फ 0.3% इंपोर्ट हम वेनेजुएला से कर रहे हैं। एंड एज अ रिजल्ट वेनेजुएलन क्राइसिस का डायरेक्ट इंपैक्ट तो इंडिया के ऊपर नहीं होगा। ये खुश खबर है इंडिया के लिए, ठीक है। लेकिन दोस्तों दूसरी चीज आप ये देखिए कि ये सब जो ऑयल है ये अगर यूएस एक्सप्लॉइट करेगा तो आगे जाके यूएस विल हैव द मोनोपोली ओवर द ऑयल प्राइस। आज ही अगर आप देखते हो डोनाल्ड ट्रंप ने डिक्लेयर किया है इफ इंडिया, चाइना एंड अदर नेशंस if they are not listening to US and if they are purchasing oil from the Russia will impose 500% of the tariff on these nations। ये डोनाल्ड ट्रंप का स्टेटमेंट है। सो वही चीज अगर डोनाल्ड ट्रंप खुद की मोनोपोली एस्टेब्लिश करने के लिए आगे करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। इट कैन क्रिएट द प्रॉब्लम, यस और नो। सो यहां आपको जैसे मैंने आपको बताया डायरेक्ट वेनेजुएलन क्राइसिस का इंडिया के ऊपर इंपैक्ट बहुत ज्यादा नहीं होगा बिकॉज वी आर ओनली डिपेंडेंट ऑन 0.3% ऑफ द इंपोर्ट, ठीक है। बट आगे जाके लॉन्ग टर्म इंपैक्ट हो सकते हैं। सेकंड, अपॉर्चुनिटी फॉर द डेब्ट रिकवरी। ये कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स है कि ऑलरेडी हमारे $1 बिलियन $1 बिलियन जो है वो वेनेजुएला में हमारे फंस गए थे। क्यों? फ्रीज हो गए थे। क्यों? बिकॉज हमारी जो ओएनजीसी विदेश है ये वेनेजुएलन ऑयल के साथ, वेनेजुएलन ऑयल टाइप जब हमारे थे तो उस टाइम वी हैव इन्वेस्टेड $1 बिलियन रुपीज, लेकिन वो फ्रीज हो गए थे बिकॉज ऑफ द पॉलिटिक्स बाय द वेनेजुएला। सो अभी वो जो प्रेसिडेंट है उनको अरेस्ट कर दिया है। सो इट इज द अपॉर्चुनिटी फॉर द इंडिया टू रिकवर $1 बिलियन ऑफ इंडियन, है ना। सॉरी। तीसरा, रिफाइनरी एडवांटेज। यूएस के पास पावर है, यूएस अपनी कंपनीज को वहां एक्सप्लॉइट करने की कोशिश, वेनेजुएला ऑयल एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करेगा। इन द सेम वे ये भी हो सकता है कि यूएस विल इनवाइट अदर कंपनीज आल्सो टू यूज देयर ऑयल रिफाइनरीज टू एक्सप्लॉइट वेनेजुएलन क्रूड ऑयल। इंडिया के जो रिलायंस है और जो कुछ ऐसे रिलायंस एंड अदानी सप्लायर जो है, दे हैव द हेवी रिफाइनरी मशीन्स एंड दे कैन यूज दैट मशीन्स फॉर द एक्सप्लॉइटेशन ऑफ द वेनेजुएला ऑयल। सो ये एक अच्छी चीज है हमारे लिए भी। नेक्स्ट, जैसे हमने डिस्कस किया इन्फ्लेशन रिस्क। यूएस के पास अगर पूरी अथॉरिटी आ जाएगी, होल्ड आ जाएगा क्रूड ऑयल का, तो इट कैन क्रिएट द इन्फ्लेशन इन फ्यूचर। ये एक निगेटिव चीज हो सकती है। जैसे हमने डिस्कस किया, इट कैन डायरेक्टली इंपैक्ट द इंडियाज इकोनॉमी। व्हाई? बिकॉज वी आर डिपेंडेंट ऑन द क्रूड ऑयल। क्लियर है? नेक्स्ट, यस। उसके बाद नेक्स्ट, ग्लोबल साउथ लीडरशिप डायलेमा। इंडिया इज द ग्लोबल साउथ लीडर, वेनेजुएला इज आल्सो द मेंबर ऑफ ग्लोबल साउथ। वेनेजुएला के ऊपर अगर अटैक हो रहा है तो इंडिया ने कुछ ना कुछ तो स्टेटमेंट देना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब तक इंडिया ने कोई भी स्टेटमेंट नहीं दिया है। आप बोलेंगे सर ये तो गलत है, इसमें गलत नहीं है दोस्तों। ये जो ग्लोबल पॉलिटिक्स है इसमें एक चीज आपको याद रखनी है, नो वन इज योर परमानेंट एनिमी एंड नो वन इज योर परमानेंट फ्रेंड। अगर इंडिया को यूएस के साथ अपने रिलेशंस मेंटेन रखने हैं, इंडिया को अगर अपना ग्लोबल पॉलिटिकल इंपैक्ट मेंटेन रखना है, तो इंडिया शुड नॉट से एनीथिंग जस्ट लाइक चाइना एंड रशिया। आपको क्या लगता है चाइना और रशिया चुपचाप बैठे हैं, या उनके पास पावर नहीं है टू अटैक ऑन यूएस या टू से यूएस या टू क्रिटिसाइज यूएस? सभी के पास पावर है। उसके ऊपर आप देख लीजिए, यूनाइटेड नेशन के जो खुद प्रेसिडेंट है, ही इज नॉट सेइंग एनीथिंग, ही इज जस्ट सेइंग यूएस शुड नॉट डू दिस थिंग। बाकी यूएन ने क्या किया है? कुछ भी नहीं किया है। व्हाई ऑल दीज पावरफुल ऑर्गेनाइजेशंस एंड नेशंस आर साइलेंट? ये चीज इंडिया को भी सीखनी है और इंडिया सीख चुका है। इसको हम बोलते हैं स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। हमें हमारा जो खुद का फायदा है वो देखना है रादर देन जस्टिफाइंग समवन। यस और नो? इस वजह से इंडिया चुप है। लेकिन यहाँ एक दूसरा प्रॉब्लम है। तो दोस्तों, ग्लोबल साउथ में इंडिया लीडर होने के बाद भी एंड कुछ ब्राजील एंड बाकी रीजन जो है, बाकी जो नेशंस है, वो उसको क्रिटिसाइज करने के बाद भी इंडिया उसको क्रिटिसाइज नहीं करेगा, क्योंकि इंडिया इज द हेड ऑफ ब्रिक्स। आप देखिए प्रेजेंट में इंडिया इज द लीडर एंड इंडिया इज द हेड ऑफ ब्रिक्स। So India has the power to say anything, but because of the strategic autonomy, India won't say a word. Next, UN Charter concern.
अब यहाँ एक प्रॉब्लम देखिए, जैसे हमने डिस्कस किया था, अगर जो सुपर पावर्स है वो अगर कोई पर्टिकुलर वीक नेशन के ऊपर अटैक करते हैं, इवन इफ इट इज फेसिंग द इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड सोशल क्राइसिस, इट कैन सेट द नेगेटिव प्रेसिडेंस एंड इसका डायरेक्टली इंपैक्ट यूएन चार्टर के ऊपर होगा। यूएन चार्टर के जो रूल्स है उसको ओवर रूल करके यूएस ने ये अटैक किया है, एंड यूएस ने ये चीज लॉ एनफोर्समेंट के नाम पे की है, एंड इट इज नॉट जस्ट द एग्रेशन। ठीक है, यूएस ने अपना जस्टिफिकेशन दिया है, वी आर नॉट डूइंग इट एज एग्रेशन, वी हैव डन इट जस्ट फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ द लॉ। ये जो वेनेजुएला है, इट वाज डिटोरिएटिंग अवर यंगस्टर्स अंडर द ड्रग ट्रैफिकिंग, इस वजह से हमने इसके ऊपर अटैक किया। ये रीजन यूएस ने दिया, इस वजह से यूनाइटेड नेशन चुप बैठा है। नेक्स्ट, व्हाई आर द मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशंस लाइक यूएन फेल टू प्रिवेंट द unilateral military interventions? There are 3 important points. दोस्तों इसको समझिए, यूएन चुप क्यों बैठा है? सबसे पहले तो वेटो ट्रैप। यूएनएससी इज वर्क ऑन P5, परमानेंट 5। ये जो परमानेंट 5 है, इसमें अगर आप देखते हो, यूएस, रशिया, चाइना, यूके एंड फ्रांस, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के ये जो परमानेंट 5 है, इन पांचों के पास वीटो पावर है। वीटो पावर मतलब ये पांचों में से कोई भी एक नेशन ने अगर कोई चीज को मना कर दिया तो वो चीज इंप्लीमेंट नहीं होगी ऑन ग्लोबल लेवल। और इसमें आप देखिए P5 में यूएस इज द फर्स्ट। ठीक है, इस वजह से यूएस के पास इतनी ज्यादा पावर है, तो यूएस ने खुद अगर ये चीज की है तो यूनाइटेड नेशन क्या बोलेगा? दूसरी चीज, यूनाइटेड नेशन एज ऑर्गेनाइजेशन इज इकोनॉमिकली वीक। यूनाइटेड नेशन एज ऑर्गेनाइजेशन इज इकोनॉमिकली वीक। यूनाइटेड नेशन में आज पैसे की कमी है, इट इज गोइंग थ्रू इकोनॉमिक क्राइसिस, और यूनाइटेड नेशन में जितना भी पैसा है उसमें से सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट अगर किसी का होगा तो वो है यूएस का। एज अ रिजल्ट, यूनाइटेड नेशन कांट से एनीथिंग, यूनाइटेड नेशन एज ऑर्गेनाइजेशन कैन नॉट से एनीथिंग टू यूएस, क्योंकि पैसे देने वाला तो यूएस ही है। ठीक है, तो पहली चीज ये। दूसरा, जैसे मैंने आपको बताया, लिक्विडिटी क्राइसिस, ऑपरेशनल वीकनेस, जैसे यूएन इज फेसिंग द फाइनेंशियल क्राइसिस एंड यूएन को जहां सबसे ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करने वाला है यूएस, एज अ रिजल्ट यूएन कैन नॉट से अ वर्ड अगेंस्ट द यूएस। दूसरा, ये जो पैसा है $5 बिलियन का, ये कहां से लेके आएंगे हम? यूएस ही दे सकता है। तीसरा, आप देख सकते हो लीगल जिम्नास्टिक, जैसे हमने डिस्कस किया, यूनाइटेड जो यूएस ने अटैक किया है, यूएस ने उसको एक्ट ऑफ एग्रेशन का नाम ना देते हुए एक्ट ऑफ लॉ एनफोर्समेंट का नाम दिया। इस वजह से ये जो है ग्रे जोन में आता है। यूनाइटेड नेशन कुछ भी नहीं बोल सकता यूएस को, क्योंकि एज अ सेल्फ डिफेंस करके यूएस ने उसको डिजाइन किया है या शो किया है, पोर्ट्रे किया है। क्लियर है? पहला पॉइंट देखा, दूसरा देखा, तीसरा भी देख लिया। फोर्थ, राइज ऑफ रीजनलिज्म। दोस्तों यहां ये देखिए, यहां बाकी के जो साउथ अमेरिकन कंट्रीज है, कुछ कंट्रीज यूएस को सपोर्ट कर रहे हैं, दैट यूएस ने जो भी किया सही किया, क्योंकि वेनेजुएला की वजह से माइग्रेशन क्राइसिस भी हो रहे थे, बाकी नेशंस भी परेशान हो रहे थे। तो यहां आप देख सकते हो यूनाइटेड नेशन को अगर यूएस को क्रिटिसाइज भी करना है, लेकिन जो वेनेजुएला को सराउंडिंग नेशंस है, वो काफी सारे नेशंस यूएस को सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो यहां क्या हो रहा है? रीजनलिज्म गॉट द डोमिनेंस ओवर द यूएन। ग्लोबल लेवल की जियोपॉलिटिक्स से ज्यादा प्रेजेंट में रीजनलिज्म को ज्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है, या रीजनलिज्म को थोड़ा ज्यादा पावर मिल रहा है। एज अ रिजल्ट, यूनाइटेड नेशन कैन नॉट से एनीथिंग टू यूएस। समझ में आया दोस्तों? सो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो हमने देख ली। व्हाट शुड बी द वे फॉरवर्ड? क्या होना चाहिए आगे? आइडियली, इथिकली अगर देखा जाए तो यूनाइटेड नेशन should say, should condemn, should criticize US on this act. US cannot attack anything as per his power. समझ में आया? तो उसको इथिकली तो क्रिटिसाइज करना जरूरी है, बिकॉज वेनेजुएला इज अ सॉवरेन नेशन। उसके ऊपर डायरेक्टली अटैक आप नहीं कर सकते, बिकॉज इट इज सेटिंग द निगेटिव प्रेसिडेंस इन द ग्लोब। पहली चीज ये होनी चाहिए। दूसरा, यूएस had the alternatives also. यूएस के पास अलग अलग ऑल्टरनेटिव्स थे, लेकिन यूएस ने क्या किया? यूएस ने इसके पहले भी अफगानिस्तान, इराक, इसमें सेल्फिश इंटरेस्ट के साथ वहां अटैक किया था। ठीक है,
इस वजह से यूएस का जो हिस्ट्री अगर आप एनालाइज करते हो तो दुनिया को पता है कि यूएस इज डूइंग इट फॉर द सेल्फ, ठीक है, खुद का पैसा बढ़ाने के लिए, खुद की इकोनॉमी को और ज्यादा रॉबस्ट करने के लिए, दूसरे जो वीक नेशन है उसके मिनरल्स एंड रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करने के लिए ये चीज हो रही है। सो यूएस ने जो जस्टिफिकेशन है वो ठीक से देना चाहिए। और एक चीज बता दो, यूएस के ऊपर सवाल इस वजह से है क्योंकि यूएस ने रिसेंटली वेनेजुएला की जो 2 शिप्स है, ऑयल टैंकर्स है, उसके ऊपर अटैक किया था, उसको सीज किया था इन द नेम कि वो जो ऑयल टैंकर्स है ये ड्रग स्मगलिंग कर रहे हैं। लेकिन जब उसको चेक किया गया तो वहां कुछ भी ड्रग पैकेट भी नहीं मिला। एज ए रिजल्ट जो यूएस के जो स्टेटमेंट्स है उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं रख पा रहे हैं लोग। सो फर्स्ट यूएस शुड फोकस ऑन बिल्डिंग द ट्रस्ट ऑन ग्लोबल लेवल एंड उसके बाद ही फिर ये सब ऑपरेशन होने चाहिए। तीसरा, व्हाट इंडिया शुड डू, जो ग्लोबल लेवल पे इंडिया शुड कंडेम द स्टेप एज ए एग्रेशन, बट ऑन द अदर साइड इंडिया शुड बैलेंस दिस अप्रोच। जैसे आप देखिए अभी प्रेजेंट में जो हमारे एस जयशंकर है, एक्सटर्नल मिनिस्टर एस जयशंकर ने अभी फ्रांस, जर्मनी एंड पॉलिश काउंटर पार्ट के साथ डिस्कस कर रहे थे मीटिंग में, एंड दे वर डिस्कसिंग द ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स। सो ग्लोबल लेवल पे इंडिया ने अपना पॉइंट कॉन्फिडेंटली रखना चाहिए, जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है, ठीक है। दीज आर द 3 इंपॉर्टेंट वे फॉरवर्ड्स। दोस्तों आई होप कि आपको यूएस वेनेजुएला क्राइसिस पूरी तरीके से समझे होंगे। जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, जितने भी कीवर्ड्स थे, जितने भी इंपॉर्टेंट डेटा एंड रिसोर्सेज थे, वो सभी का इस्तेमाल करके हमने ये वीडियो बनाया था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।